अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शंस पोर्शन में जो सेक्शन 15 से ऑनवर्ड जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 15 से लेके 20 तक, फिर उसके बाद सेक्शन 47, फिर उसके बाद सेक्शन 75 और फिर 96, 104 एंड 115 एंड 151। अगर हम इन सारे सेक्शंस का ओवरव्यू लें तो इन सारे सेक्शंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, 15 से लेकर 20 तक डिस्कस करता है हमारे पास। वो डिस्कस करता है हमें कि व्हाट इज़ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। वालेकुम सलाम। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का क्या मतलब है, पहले मैं बेसिक ओवरव्यू दूंगा सारे सेक्शंस का, फिर वर्ड बाय वर्ड एक एक सेक्शन को हम गो थ्रू करेंगे। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती कुछ इस तरीके से है कि आपने सूट इंस्टीट्यूट कहाँ करना है, किस कोर्ट में करना है। क्या आप हर कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस बारे में हमें किसने बताया, सेक्शन 15 से लेकर 20 तक सीपीसी ओपन किया, सेक्शन 15। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन 47। सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर आप एग्जीक्यूशन में जाते हैं, जब आपने क्या किया, एक सूट डिक्री हो गया, डिक्री होने के बाद एग्जीक्यूशन में गए, एग्जीक्यूशन में कुछ क्वेश्चंस रेज हुए पार्टीज़ के दरमियान, तो वो सेपरेट सूट में दाखिल नहीं होंगे, वो उसी सूट में दाखिल होंगे। फिर आ जाता है सेक्शन 75। सेक्शन 75 क्या कहता है, सेक्शन 75 हमें ये बताता है कि जो आपके कमीशंस अपॉइंट होती है एज पर सिविल लिटिगेशन, सिविल लॉ के तहत, तो वो किस वजह से अपॉइंट की जाएगी और कैसे अपॉइंट की जाएगी, उसका प्रोसीजर हमें ऑर्डर 26 में मिलता है। कमीशंस का जो ऑर्डर है, प्रोसीजर हमें ऑर्डर 26 में मिलता है, लेकिन कमीशंस 4 रीजंस की वजह से अपॉइंट, तो वो सारे हमें सेक्शन 75 ने बताया। और सेक्शन 75 से एक सवाल लाजमी आता है, कभी एक्सेप्ट की सूरत में आ जाएगा, 47 से भी एक्सेप्ट की सूरत में लास्ट टाइम आया था, और 75 से भी एक्सेप्ट की सूरत में आया था। फिर आ जाता है 96 ये कहता है कि आप कब कब अपील कर सकते हैं और कौन से केसेस में अपील लाए नहीं करेगी। फिर आ जाएगा 104 के अपीलेबल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, क्या आप सारे ऑर्डर्स के खिलाफ अपील कर सकते हैं या किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। फिर आ जाता है रिवीजन का चैप्टर, कि रिवीजन कहाँ लाए करेगी। अब ये रिवीजन और अपील में क्या डिफरेंशिएट है, जहाँ अपील लाए नहीं करेगी वहाँ रिवीजन फाइल करेंगे, नजर सानी। उसके बाद 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट मतलब कि अदालत के स्वाबदीदी इख्तियारात। जब आपको सिविल लिटिगेशन के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करना क्या है, हमने कोई प्रोविज़न नहीं है स्पेसिफिक, तो आप 151 की एप्लीकेशन फाइल। अब आते हैं हम सेक्शन 15 की तरफ, कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। सूट टू बी काइंडली माइक म्यूट करना। अच्छा, ये कह रहा है कि कहाँ आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। सेक्शन 15 ने ये कहा कि आप लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने पहले ये देखना है कि पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन कितनी है, फिर आपने ये देखना है कि आपके डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे अगर बिलफर्ज, लोअर कोर्ट सीनियर सिविल जज के पास, किसके पास, सीनियर सिविल जज के पास। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप पहले सीनियर सिविल जज के पास जाएंगे, वहाँ से सूट डिक्री हो गया, फिर अपील में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, फिर भी आपकी अपील आपके अगेंस्ट आ गई, फिर आप सेकेंड अपील करेंगे कहाँ पर, हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो उसका भी प्रोविज़न हमें ऑर्डर 152 के अंदर मिल जाता है सीपीसी में। उसके बाद सेक्शन 16 क्या कहता है,
सेक्शन 16 कहता है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ में है तो आप वेस्ट में केस फाइल नहीं करेंगे। आप कहाँ से हो? बेसिकली दादू। दादू डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना भी डिस्ट्रिक्ट है। अब आपकी प्रॉपर्टी है दादू में, आप रहते कराची में हो, क्या आप कराची में सूट फाइल कर सकते हो? आप दादू में ही करोगे, ऐसे ही है। उसके बाद फिर आ जाता है सेक्शन 17 सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वे विद इन जुरिस्डिक्शन डिफरेंट कोर्ट्स। डिफरेंट कोर्ट्स का क्या मतलब है कि जहां पर एक से ज़्यादा अदालत लग रही है। एक से ज़्यादा अदालत किस तरीके से लगेगी कि आप ये देख रहे हैं कि सीनियर सिविल जज साउथ भी लग रहा है, सीनियर सिविल जज वेस्ट भी लग रहा है, डेट मीन्स के दोनों की दोनों कोर्ट्स लग रही हैं। तो आप कहाँ करेंगे? कहीं भी कर सकते हैं, इट इज़ अपॉन यू। वेयर द सूट एक में करेंगे, इस वजह से क्योंकि प्रॉपर्टी बीच में है, सही है। वेयर द सूट रिलीफ रिस्पेक्टिव compensation or immobile property situated within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in the court within the local limits of jurisdiction of the portion property situated। यानी जिस जगह पे उसका पोर्शन लोकेट करता है आप वहाँ पर सूट फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ड याद रखना है मे बी, कि कर सकते हैं, इट इज़ अपॉन यू। अच्छा, डिस्क्रिशन अगर आपकी भी है तो भी वर्ड मे भी आएगा, शल भी नहीं आएगा, सही है। फिर उसके बाद 18 क्या कहता है? प्लेस ऑफ वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इज अनसर्टेन। अच्छा, यहाँ पर तो ये है कि सर्टेन नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ये वाला हिस्सा जो है कहाँ पे लग रहा है? वेस्ट में लग रहा है। ये वाला हिस्सा कहाँ पे लग रहा है? साउथ में लग रहा है। ये आपकी नॉलेज में बात है। लेकिन अगर हम सेक्शन 18 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 18 कहता है वेयर जुरिस्डिक्शन इज अनसर्टेन। अनसर्टेन का क्या मतलब है? अब देखें, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है आपकी जोब में। जब आप कोयटा जाते हैं ना तो कोयटा के इलाकों में आपको क्या पता चलेगा कि वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं। अब पहाड़ी पहाड़ हैं, पहाड़ी पहाड़ हैं, वहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि ये पहाड़ के बीच में जो घर है ये किस जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है। ये आप सवाल चले जाएं तो ये जो सेक्शन दिया गया था ये सीपीसी कब की है? 1800 1908 की, ठीक है। 1908 में क्या कराची वैसा था जैसा आज है? 1908 में क्या दादू, क्या लाड़काना वैसा था जैसा आज है? इवन अगर मैं अपने सिटी शहजादपुर की भी बात करूं तो वहाँ पर भी कुछ पहाड़, जंगलात थे। जहाँ पर आज आबादी है वहाँ पर जंगलात थे। तो उस वक्त पहाड़ी इलाके भी ज़्यादा थे, तो अनसर्टेनिटी थी, गैर यकीनी बात थी कि कहाँ पर उस जगह की जुरिस्डिक्शन बनेगी, सही है। सो इस वजह से, इस रीज़न की वजह से क्या किया गया? इस रीज़न की वजह से ये सेक्शन इंसर्ट किया गया सीपीसी में कि जहाँ पर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी यानी कि गैर यकीनी बात है कि भाई ये प्रॉपर्टी आया कि साउथ में आ रही है, वेस्ट में आ रही है। क्योंकि साउथ और वेस्ट इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं। तो आप कहाँ करेंगे जब आपको पता ही नहीं चल रहा? फिर क्या कहाँ करेंगे आप? आप बताएं। दोनों जगह कर सकते हैं, आप करेंगे कहाँ पर? आप कहीं भी कर सकते हैं, सही है। मतलब कोड ने आपके सीपीसी ने आपको लीनियंसी दे दी, आप कहीं भी कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 19 की तरफ। सेक्शन 19 क्या कहता है? सूट फॉर कंपनसेशन रॉन्ग टू पर्सन ऑफ मूवेबल। सूट फॉर कंपनसेशन
अब सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। देखें, इट मीन्स कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब या तो कंपनसेशन का मैटर है, इसने आपको डिफेम कर दिया, अब आप इससे कंपनसेशन लेना चाह रहे हैं, आप चले गए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे, या आप कहते हैं कि सूट फॉर कंपनसेशन, मुझे कंपनसेशन दो कि जो मेरा लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई करो जो आपने मुझसे प्रॉपर्टी रिसीव नहीं की। बिलफर्स फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। देखें, सिर्फ अगर मैं सेक्शंस पढ़ाऊंगा ना तो आप लॉ गेट तक महदूद रह जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं आपके साथ वो नॉलेज भी शेयर कर दूँ। अब देखें, यहाँ पर होता कुछ इस तरीके से कि इसने एक प्रॉपर्टी दी फैज़ान को। वो प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी थी? वो प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की। उस टाइम पे फैज़ान के पास 1 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी कि ये 1 करोड़ का मालिक बन जाएगा। इसने 20 लाख रुपए इसको दे दिए। अब इसने 20 लाख इसको दे दिए, इसने किसी और से सौदा नहीं किया, 80 लाख रुपए रह गए, इसको लॉस हो गया बिजनेस में। अब मज़ीद ये 80 लाख उसको दे नहीं सकता, ये कहता है मुझे 20 लाख दो, ये कहता है लेकिन आपकी वजह से जो इस प्रॉपर्टी की 1.5 करोड़ पे वैल्यूएशन लग रही थी अब तो वो भी नहीं लग रही, अब मुझसे कोई ख़रीद भी नहीं रहा और मुझे अर्जेंट में पैसे भी चाहिए। तो ये क्या करेगा? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, ठीक है। लेकिन जो इसका नुकसान हुआ ये कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस हो या कंपनसेशन से रिलेटेड कोई केस हो तो वो भी सिविल लिटिगेशन में फॉल करेगा इस पर सेक्शन 19। अब वो आप कैसे करेंगे? ये रहता तो बिलफर्ज हैदराबाद में, ये रहता है दादू में, और ये दोनों इस टाइम पे कराची में मौजूद हैं। अब कहाँ सूट इंस्टीट्यूट होगा? जहाँ पर ये बिजनेस करता है, पहली चीज़, जहाँ पर ये बिजनेस करता है, जहाँ पे ये रहता है, दूसरी चीज़ आ गई। थर्डली, जहाँ पे काज ऑफ एक्शन अकर हुआ है, सौदा इन दोनों ने कराची में किया है, सही है। रिहाइश पजीर ये किसी और सिटी में, NIC में इनके एड्रेसेस कहीं और लिखे हैं, लेकिन आर्जी यहाँ पे रह रहे हैं, सही है। तो ये लोग कराची में ही सूट इंस्टीट्यूट करेंगे एज पर सेक्शन 19। सेक्शन 20 क्या कहता है कि अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स काज ऑफ एक्शन अराइज। सेक्शन 20 काज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? काज ऑफ एक्शन का मतलब ये कि गाड़ी का सौदा किया इन दोनों ने, सौदा फेल हो गया, अब ये कहता है मुझे गाड़ी दो, वो कहता है मुझे पैसे दो। सौदा इन दोनों ने हैदराबाद में किया और रहते कहीं और है, तो अब ये हैदराबाद में केस करेंगे, कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिलफर्ज के अगर हैदराबाद में ये सिर्फ इवेंचुअली आए थे सौदा करने के लिए ही, अब इन दोनों के लिए हैदराबाद आना जाना बड़ा मसला है, तो जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे केस होगा। अच्छा, एक और सवाल भी आ जाता है, जब हम खुला का केस फाइल करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि खुला का केस फाइल करते वक्त अब एक फ़ीमेल कहाँ पर, किस सिटी में खुला केस फाइल करेगी? एक वाइफ है, रिसेंटली एक केस आया था, एक वाइफ है जो कि अपने वालदेन के साथ रहती थी और रहती है कहाँ पर? कराची में। उसने शादी की शहदादपुर में, वो शहदादपुर गई, उससे उसकी नहीं बनी, वो वापस अपने माँ बाप के घर कराची आ गई। अब वो कराची में केस करेगी या शहदादपुर में करेगी? कराची में करेगी। कराची में करेगी। हस्बैंड शहदादपुर में रहता है लेकिन कराची में करेगी। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास फैमिली मैटर्स हैं उसमें लीनियंसी ज़्यादा फीमेल को मिलती है, सही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें, फ़ीमेल के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है कि वो बार बार मूव ऑन कर सके, आ जा सके। अच्छा, अब मैंने आपको ये सिनेरियो रखा, लॉ बहुत वसी है, अभी मैं अगर चीज़ों को कनेक्ट करता चलूँ तो हो सकता है रात भी हो जाए, लेकिन हमने शॉर्ट करना है चीज़ों को क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ लॉ गेट है। एक फ़ीमेल है जो कि कराची में रहती है,
शहजादपुर में उसने शादी की, वापस वो कराची आ गई। अब क्या वो कोयटा में, लाहौर में केस कर सकती है खुला का? मैं कहता हूँ कर सकती है। अगर वो टेम्पररी अगर वो टेम्पररी रेजिडेंसी उसकी होगी तो वो कर सकते हैं, एक दिन के लिए भी, इवन दो कि वो किसी होटल में भी 1 घंटे के लिए स्टे किया अपने, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। क्यों कर सकती है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो ये शो कर दे कि मुझे खदशा है कि मेरा हस्बैंड दोबारा से आके मुझे मारेगा, इस वजह से मैं हाल ही फ़िलहाल यहाँ पे रह रही हूँ, तो वो वहाँ भी केस फाइल कर सकती है। अच्छा, ये चैप्टर हो गया यहाँ पे क्लोज। अब आते हैं दूसरे प्रोविज़न की तरफ, सेक्शन 47। क्वेश्चंस अराइजिंग बाय एग्जीक्यूटिंग कोड। सेक्शन 47 क्या कहता है? सेक्शन 47 कहता है क्वेश्चंस अराइजिंग, एक सूट डिक्री हो गया, एक सूट डिक्री हो गया, डिक्री होने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्प्यूट, एक नया डिस्प्यूट आ जाता है पार्टीज़ के दरमियान, एक ऐसा डिस्प्यूट जो कि पहले नहीं था अब आ गया किसी भी रीज़न की वजह से। तो आप ये देखें कि क्या आप सेपरेट सूट फाइल करेंगे? सेपरेट सूट तो फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 11, रेजिड्यू काटा लग जाएगा। लेकिन अब आप क्या करेंगे, पढ़ें इसको। ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट which the decree was passed their representatives and relating to execution, discharge, satisfaction। अभी 3 वर्ड आपने याद रखना है, कौन कौन से? एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फेक्शन और satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree, not by the separate suit। shall be, क्या वर्ड आ गया? shall be determined by executing court, not by the separate suit। यानी आप सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे, जो एग्जीक्यूटिंग कोड है उसमें ही आप क्या करेंगे, उसमें ही आप एप्लीकेशन दे देंगे सेक्शन 47 के तहत। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, सेक्शन 75, कमीशंस। व्हाट इज कमीशंस? आप बताओ, आप बताएं कमीशंस क्या होता है? कमीशन वो है जो कोर्ट अपॉइंट करे किसी को, किसको अपॉइंट करती है? पुलिस को, मतलब डॉक्टर को। पुलिस को? मतलब वो कोऑर्डिनेटिंग, वो तो आपको पता है, मुझे ये पता है कि आपको ये पता है कि किस वजह से कमीशन अपॉइंट की जाती है, लेकिन मैं ये पूछना, अच्छा किसको अपॉइंट करती है? देखें, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस। कमीशंस क्यों अपॉइंट की जाती है? 4 उसके रीजंस हैं। कौन कौन से रीजंस हैं? टू एग्जामाइन एनी पर्सन, टू मेक अ पार्टीशन, टू मेक इन्वेस्टिगेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामाइन और एडजस्ट अकाउंट, टू मेक अ पार्टीशन। 4 इसके रीजंस हैं। अब कमीशन अपॉइंट किसको किया जाएगा? वकील को भी किया जा सकता है, मुंशी को भी किया जा सकता है। आपके फर्म में कोई ना कोई मुंशी होगा जो काम वगैरह करता होगा, जो आपके पीछे पीछे चलता होगा, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। कोर्ट नाजिर को भी अपॉइंट किया जाता है, कोर्ट का जो नाजिर होता है उसको भी अपॉइंट किया जाता है। पुलिस को अपॉइंट नहीं किया जाए, फिर उसको थोड़ी बहुत पैसे वैसे पार्टी से लेके दे दिए जाते हैं। सही है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, किसी भी काम के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा। 4 रीजंस हैं। 4 रीजंस, कौन कौन से रीजंस हैं? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कोर्ट, यानी जो लिमिटेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपॉइंट कर सकती है कमीशंस। 4 कौन कौन से? टू एग्जामाइन एनी पर्सन, टू एग्जामाइन एनी पर्सन। एक पर्दानशीन लेडी है, वो गवाही देना चाहती है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में आ नहीं सकती,
ड्यू टू द कस्टम्स, पर्दा नशीन लेडी है, कभी वो घर से बाहर निकली नहीं है, ऐसी औरतें हैं आज के दौर में भी। अब कोर्ट क्या खुद से जाएगी उसके पास? फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कमीशन अपॉइंट करेगी, किसी वकील, न्यूट्रल वकील को भेज देगी, जो पार्टीज वकील ना हो, न्यूट्रल वकील को भेज देगी जो उसकी एग्जामाइन कर सके। टू लोकल इन्वेस्टिगेशन, एक सर्वे करना है एक प्लाट का, नाजिर अपॉइंट किया जा सकता है। टू एडजस्ट अकाउंट, बैंक के अंदर अकाउंट्स वगैरह हैं, सूट फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो गया तो उसके लिए आपने कर दिया। टू मेक अ पार्टीशन, पार्टीशन के लिए कर दिया। सही है। उसके बाद फिर आ जाता है सेक्शन 75, क्लियर हो गया। सेक्शन 75 के बाद फिर 96 किस चीज़ से डील करता है? एप्पल से अपील, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। डिक्री पास हो गई, सीनियर सिविल जज ने डिक्री पास कर दी। जब सीनियर सिविल जज डिक्री पास करेगा उसके बाद जब आप फर्स्ट अपील करते हैं वो करते हैं सेक्शन 96 के तहत। अच्छा, एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया था लास्ट टाइम, कल किया था आई थिंक, कि सर सेक्शंस में और ऑर्डर्स में क्या फ़र्क है? अगर सेक्शंस में भी हमारे पास अपील बताया गया है और ऑर्डर्स में भी अपील का प्रोविज़न बताया गया है, पूरा का पूरा एक ऑर्डर बताया गया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं अपील की तो एक चीज़ याद रखें कि जो सेक्शंस के ख़िलाफ़ आप अपील करेंगे ना, सेक्शंस के ख़िलाफ़ किस तरीके से? बिलफर्ज कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया और उसका प्रोविज़न सेक्शंस पोर्शन के अंदर है, तो फिर आप अपील करेंगे सेक्शन 96 के तहत। अगर किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़, यानी कि ऑर्डर 3912 स्टे के ख़िलाफ़ आप अपील करना चाहते हैं तो फिर आप करेंगे ऑर्डर 41 के तहत। क्लियर है? सही है। दूसरा हल ये भी है, नहीं समझ में, एक प्रोविज़न हम निकाल लेते हैं सेक्शंस में से 151 में आपने कोर्ट को ये कह दिया कि कोर्ट क्या करे, कोर्ट इंस्पेक्ट कराए, इंस्पेक्शन कराए। ऑर्डर 18 रूल 18 का प्रोविज़न है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन होनी चाहिए, जॉइंटली इंस्पेक्शन होनी चाहिए, जॉइंटली सर्वे होना चाहिए इस प्रॉपर्टी का। सही है। अब आप क्या करते हैं, 151 की एप्लीकेशन लगा दिया। अब 151 के तहत ऑर्डर पास हो गया कोर्ट का। कोर्ट ने ऑर्डर क्या पास किया कि भाई ठीक है, हमारे पास तो आपदीदी इख्तियारात हैं, हम ऑर्डर पास करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को, मुख्तियारकार को, तप्पेदार को और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि वो सारे के सारे मिलकर इस जगह पर जाएं और जॉइंट सर्वे करें कि ये प्रॉपर्टी वाकई में लोकेटेड है या नहीं है। सही है, क्लियर है। अब सेक्शन के ख़िलाफ़ जब आप अपील करेंगे ना तो वो सेक्शन 96 के तहत करेंगे। अगर बिलफर्ज ऑर्डर 18 रूल 18 में जो इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट है कि सेपरेट जॉइंट इंस्पेक्शन होगी, लेकिन सारे के सारे लोग क्या करेंगे, स्पॉट वेरिफिकेशन की अलग अलग से रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट में अपने अपने हिसाब किताब से। अब आपने इस प्रोविज़न के खिलाफ जो ऑर्डर पास हुआ है इसमें अपील करनी है तो 41 ऑर्डर के तहत। अब क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, वैसे 151 की एप्लीकेशन अब लगा देंगे। 151 आगे चल के पढ़ाता हूँ, अभी मैंने 151 पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा, सेक्शन 96 क्या कहता है कि सेव वेयर इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। इसका क्या मतलब है? ये किसी भी स्टेट्यूट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी? सेव इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड by the body of this court of any other law for the timing in force, an appeal shall lie from the every decree passed by the court original jurisdiction, court authorized to hear appeals original such court, an appeal may lie from the original decree passed ex parte। पहली चीज़ क्या? एक्स पार्टी के खिलाफ अपील होती है। फिर आगे क्या कह रहा है? फिर आगे कह रहा है कि नो अपील शल लाई फ्रॉम द डिक्री पास्ट कॉन्सेंट डिक्री या कॉम्प्रोमाइज। जब कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हो गई, कॉन्सेंट डिक्री पास हो गई, तो इसके लिए हम एप्लीकेशन लगाते हैं ऑर्डर 23 रूल 12।
ऑर्डर 23 है कंप्रोमाइज़ बिटवीन द पार्टीज़ का। जब आपने कंप्रोमाइज़ करवा दिया, दोनों पार्टीज़ टू द सूट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का कंप्रोमाइज़ करवा दिया, तो उसके खिलाफ अपील लाए नहीं करती। 345 CRPC वो अलग है, वो सिर्फ क्रिमिनल लिटिगेशन में है। सिविल में ऑर्डर 23 की एप्लीकेशन देते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता कुछ इस तरीके से है कि बिलफर्ज आपने कंप्रोमाइज़ करवा दिया दोनों पार्टीज़ में। अब दोनों पार्टीज में जब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, डिक्री पास हो गई, कंसेंट डिक्री पास हो गई, उसके खिलाफ आप अपील लाए नहीं कर सकते। सही है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि कंप्रोमाइज़ डिक्री के खिलाफ भी अपील लाए करती है। एक कंडीशन है ऐसी, अगर उस कंप्रोमाइज में कोई शर्तें रखी जाए हो सकती है उसके बाद। सही है, और आगे और वो शर्तों में पूरा ना हो उसमें या फिर फरार के लिए। अब बिलफर्ज होता कुछ इस तरीके से कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान। मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को 20 लाख रुपए देगा। सही है, 20 लाख रुपए देगा और उसके बाद मिस्टर बी उसको पोजीशन दे देगा। क्लियर है। अब मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए एट द डेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ 10 लाख रुपए देता है और कहता है कि 10 लाख रुपए मैं इसको कब दूंगा, 10 लाख रुपए मैं इसको दूंगा 15 दिन बाद। डिक्री पास हो गई, कॉन्सेंट डिक्री पास हो गई, बी कब्जा देने के लिए राजी है, कब्जा इसने इसको दे दिया, कब्जा इसने इसको दे दिया, लेकिन बकाया 10 लाख रुपए दे नहीं रहा। अब क्या होगा, अब अपील करेगा। देखें, जिस कंडीशन के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ करवाया था वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। सही है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन ये बात एक्स पार्टी में कर सकते हैं, लिखा हुआ है ना, एन अपील मे लाई फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टी। सिविल में भी होता है, फैमिली में भी होता है, कर सकते हैं। फैमिली की बात है तो फिर हम फैमिली के लिए अलग से प्रोसीजर पढ़ते हैं, फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 सेक्शन 104 ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज क्या कहता है कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द बॉडी ऑफ दिस कोड। एन ऑर्डर पास्ड 3547/95, एन ऑर्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ इम्पोजिंग फाइन। कह रहा है कि ये जो फॉलोइंग ऑर्डर्स हैं इनके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, इनके अलावा आप अपील नहीं कर सकते। कौन कौन से सेक्शन, 35 आ गया, सेक्शन 47 आ गया, और कौन सा आ गया, 95 आ गया, ठीक है, और फाइन। अगर इसमें कोई भी ऑर्डर पास होता है इन सेक्शंस का, तो फिर उसके खिलाफ आप इन ऑर्डर्स के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ये हमने बात की थी अपील अगेंस्ट डिक्री, ये हमने क्या बात की, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि ये डिक्री के खिलाफ अपील हो रही है। डिक्री क्या है, डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर क्या है, कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, डायरेक्शन दे दी, कोर्ट ने ऑर्डर 39(1)(2) के तहत स्टे ग्रांट कर दिया, किसी भी किस्म का ऑर्डर पास कर दिया इन सेक्शंस के तहत, तो उसके खिलाफ अपील लाए करेगी। सही है। अब आते हैं 115 रिवीजन के बारे में क्या कहता है कि द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, नो अपील लाए। पहली चीज़ ये याद रखें कि वेयर नो अपील लाइज, जहाँ अपील लाई नहीं करेगी वहाँ पे रिवीजन होगी। रिवीजन की टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 90 डेज़। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद ये बात आ जाती है कि कब कब आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। टू हैव एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड, केस करना था आपने दादू में, आपने कर दिया लाड़काना में।
सही है। फिर उसके बाद टू हैव फेल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, यानी उसने अपनी सही से जुरिस्डिक्शन को एंटरटेन नहीं किया। फिर उसके बाद टू हैव एक्टेड जुरिस्डिक्शन इलीगली, उसने इलीगली अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया, कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन को इलीगली एक्सरसाइज किया। ओवर एक्सरसाइज कर जाए, गलत एक्सरसाइज कर जाए, सही है, तो इन सूरतों में आप क्या करेंगे, आप रिवीजन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। सही है, रिवीजन फाइल करेंगे तो कोर्ट क्या करेगी, उसका रिकॉर्ड कॉल करवाएगी, उस केस का क्या करेगी, रिकॉर्ड कॉल करवाएगी, उसको नजर सानी करेगी, उस केस को ओपन करेगी, देखेगी कि इस केस में क्या लूप होल्स थे। सही है सर रिवीजन हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगाते हैं। जी जी। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्पोज ऑफ सच विद इन 6 मंथ्स, डिसीजन कॉपी ऑफ सच डिसीजन 3 डेज़ के अंदर आपने उसका डिसीजन जमा करवाना है, और आपकी जो ये केस है, ये रिवीजन है, वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। और सर अपील के लिए कितने दिन, मतलब कि कितने ऑर्डर के बाद कितने, वो लिमिटेशन प्रोवाइड करता है हमें, किसी के अंदर 30 डेज़ है, किसी के अंदर 60 डेज़ है, वो डिपेंड करता है आपके केस के नेचर के ऊपर। 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोर्ट का मतलब क्या है कि अदालत के सौबदीदी इख्तियारात, जहाँ पर सीपीसी के अंदर कोई प्रोविज़न मौजूद ना हो। मैं आपको कहता हूँ कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये कर दिया कि मेरे पीछे वाइट बोर्ड है, लेकिन उसने इस वाइट बोर्ड को हटा के यहाँ पे ऐसी स्क्रीन लेकर आ गया कि जो आपका माइंड एक्सेप्ट ना कर सके। डिजिटलाइज हो गया है दौर। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर कोई रोबोट कोई इम्प्रूवमेंट करता है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो क्या वो सिविल कोर्ट उसको जो है एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं कर सकती? वहाँ पर हम 151 ले 151 कहाँ फाइल होगी, जहाँ पर सिविल लिटिगेशन के अंदर इस सीपीसी के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा अब करना क्या है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 151 की एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर याद रखना है कि नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट अदरवाइज इफेक्ट इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, एंड ऑफ जस्टिस एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस। एंड ऑफ जस्टिस, क्या वर्ड यूज़ किया गया, एंड ऑफ जस्टिस, अब्यूज ऑफ प्रोसेस। अब्यूज ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब है, इसके लिए मैं आपको एक लेक्चर शेयर करूंगा, डिटेल्ड लेक्चर है कि व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन अब्यूज ऑफ प्रोसेस एंड एंड्स ऑफ जस्टिस, के इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, जिसके अंदर हमने 151 को भी डिस्कस किया था, 561 ए सीआरपीसी को भी डिस्कस किया था। अब देखें अब्यूज ऑफ प्रोसेस क्या होता है कोर्ट के अंदर, कब होता है, कैसे होता है, ये नहीं पता। मैजिस्ट्रेट किसी को भी वारंट इशू कर सकता है। एक केस आता है मैजिस्ट्रेट के पास, मैं क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, एक केस आता है मैजिस्ट्रेट के पास और उसके अंदर मैजिस्ट्रेट को कन्फर्म है कि इसमें एसपी मुलविस है। कौन मुलविस है, एसपी। वो वारंट इशू करता है। अब वारंट इशू हो रहे हैं किसको, एसपी को। क्या आईओ एसपी को अरेस्ट करके लेके आएगा कोर्ट में, उसके पास वारंट होगा, वारंट तो है, लेकर आएगा, कॉमन सेंस आपका कहाँ गया, क्या वो उसको लेके आएगा, अपने सुपीरियर ऑफिसर को लेके आएगा, आप अपने सीनियर को पकड़ के और जो है मेरे पास लेके आएंगे, वो आयु भी तो, आ सकता है लेकिन लेके कभी भी नहीं आएगा। अब आयु भी तो उस वारंट का बाउंड है ना, बाउंड है लेकिन लेके कभी भी नहीं आएगा, उसको बता देगा कि मैं आपको कभी भी नहीं लेके आएगा। सही है, कभी भी नहीं लेके आएगा। एसएचओ को भी अगर इशू किया जाए तो आईओ कभी एसएचओ को भी पकड़ के नहीं लेके आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उसके सबऑर्डिनेट है, वो उसका सीनियर है, उसको पता है वो उसका ट्रांसफ़र कर सकता है इन फ्यूचर। क्लियर है, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करें। अब क्या होगा, अब वारंट आ रहे हैं जा रहे हैं, 561 ACRPC क्या कहता है, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट देख रही है कि इतने जो वारंट्स हैं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब यहाँ पर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हो गया कि प्रोसेस जो इशू हुआ था, इशू ऑफ प्रोसेस जो हुआ था, उसको कोर्ट
इसने उसको अथॉरिटीज़ ने फॉलो नहीं किया, पुलिस ने फॉलो नहीं किया। अब इसके लिए क्या हल है? इसका हल सिंपली ये है कि फिर यहाँ पे मुलविस होती है आपकी एजेंसीज़ को वारंट इशू किया, डायरेक्शन दी जाती है कि आप जो है एसपी को लेकर आएँ, फिर वो उनको लेकर आते हैं, फिर हाई कोर्ट भी बुलाती है उनको। तो ये है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। ये जब आप 10 to 12 मिनट्स का एक लेक्चर है, वो मैं आज ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वो सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए 2 वर्ड्स याद रख लें, इतनी डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड्स ऑफ जस्टिस, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, ये 2 वर्ड्स याद हो गए तो लॉ गेट में उसको आप छोड़ दें, मैं डिटेल में चला गया। आपने सिंपली ये याद रखना है माइंड के अंदर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड क्या है। आप यहाँ पर 6 बजे आते हैं, टाइम क्या है? आप 6 बजे आते हैं? 6 बजे तो नहीं आते। दिस इज़ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, ठीक है। एंड्स ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी के लिए। एंड्स ऑफ जस्टिस को आप यूँ कह लें कि अगर आप 6 बजे आएंगे तो आप जो है पूरी क्लास लेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं लेंगे। यहाँ पर आपकी अपनी डिस्क्रिशन आ गई, सही है, क्लियर है यहाँ तक? ये 2 वर्ड्स याद रख लें, एंड्स ऑफ जस्टिस, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, आपका टॉपिक हो गया क्लियर। आप कल से इंशाल्लाह ऑर्डर 1 पढ़ेंगे।